मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 गांव का जीवन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारत गांवों का देश कहलाता है। हमारे रीति रिवाजों परंपराओं की जड़ें आज भी गांव में है। सादगी, निश्चलता, प्रेम, सौहार्द और आदर मान आज भी वहां अधिक दिखाई देता है। गांव की पेड़ पौधे और फूलों से भरे खेत खलियान, उनमें मेहनत करती ग्रामीण और कठिनाइयों में भी सबका मधुर भाव से स्वागत करते हुए मन को आनंदित और प्रफुल्लित करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को। जब कोई पूछता है आपका शुभ स्थान, तो मैं बड़ी असमंजस में पड़ जाता हूँ। कई बार कागज पर भरना पड़ता है स्थायी पता क्या है, वर्तमान पता क्या है, तब भी कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है स्थायी पता क्या लिखूं। क्या कोई स्थायी पता होता है? सकूनत या निवास जब राजनीतिक रूप लेकर सामने आता है तो और भी गहरा अंतर्द्वंद होता है। अंतर्द्वंद मतलब मन में उठक पटक होती है। मैं सरकारी नौकरी पर 1952 ईस्वी में रीवा गया तो शुरू में कुछ लोगों ने यही कहा कि उत्तर प्रदेश का आ गया, विंध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में मिला देगा। 2-2.5 वर्षों से आगरा में हूँ तो कुछ लोगों ने, जो स्वयं शायद आगरा में जन्मे नहीं और वर्षों से आगरा में रहकर आगरा जनपद की ब्रज संस्कृति से कोई स्पर्श जिन्होंने नहीं रखा, नारा बुलंद किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का भोजपुरी यहाँ क्यों आ गया। ऐसी स्थितियां मन को बहुत व्यथित करती हैं। कैसे कहूं कि मैं उस गांव का नहीं हूं जहां जन्म, उन्हीं शहरों का नहीं हूं जहां मैंने अध्ययन किया, उन जगहों का नहीं हूं जिसने हर विदेश यात्रा के पूर्व रुमाल की गांठ लगाई, जिसने हर विदेश यात्रा को स्वदेश की पहचान के लिए एक नई कसौटी बनाया और जिसने विदेश की संस्कृति को समझने की आत्मीय प्रज्ञता दी और जिसका होकर मैं अपने आप को बराबर अस्तित्ववान पाता रहा। कैसे कहूं कि ब्रज का नहीं हूं, कैसे कहूं कि ताप्ती, गंगा, यमुना, गोमती, नर्मदा का नहीं हूं, कैसे कहूं कि उन वन राज्यों का नहीं हूं जो बचपन में गांव से 2 कोस दूर से शुरू होती थी और कोसों चली जाती थी, जो विंध्य प्रदेश की यात्रा को सुरभित और मधु अच्छित करती थी और जिन्होंने बाहर की यात्राओं में नीरव प्राण संचार किया है। किसी एक का मोह छोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं, तो फिर इन निर्मम प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं। सुविधा के लिए जहां जन्मा उसी को जन्म स्थान कह सकता हूं। जहां मेरा तो नहीं, मेरे भाइयों का अपना घर बना हुआ है, उसे स्थायी पता कह सकता हूं। और जहां इस समय रहता हूं परंतु उसे वर्तमान पता लिख सकता हूं। मन कहता है ये सभी उत्तर, सभी समाधान आधे सही हैं, पूरे सही नहीं है। पूरा सही तो सब मिलाकर होता है और वह कहीं किसी फॉर्म या रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। कहीं भी रहूं यह नहीं छूटता कि मैं हिंदुस्तान के एक गांव का हूं, ऐसी गांव का जो शहर से बहुत दूर है। वहां तक आज भी कोई सड़क, कोई रेल नहीं पहुंची, जो एक नदी की 2 धाराओं के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहां बाढ़ आती है, जहां सूखा पड़ता है, जहां नहरें नहीं है, नलकूप नहीं है, जहां की मिट्टी में पंचायती राज की जहरीली जातिवादी राजनीति अभी घुली नहीं पाई है।
मैं ऐसे गांव में रहता हूँ। यह तो हो ही नहीं सकता कि बिना कोई परीक्षा पास किए या बिना किसी स्कूल में गए मेरे बाबा ने बचपन में रामायण, महाभारत और हितोपदेश पंचतंत्र की पूरी कहानी सुना दी थी। उस निखालिस भेदस भोजपुरी इलाके के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक ने मुझे दर्जा 4 तक ही ऐसी हिंदी सिखा दी थी कि कभी भी उसके बाद व्याकरण और वर्तनी की भूल हिंदी लिखने बोलने में नहीं हुई। और महेश यादव जी ने अंगणित ऐसी मशक करा दिया था कि अंग्रेजी स्कूल में दर्जा 7 में भर्ती हुआ तो गणित के मास्टर पीठ पर इस बात के लिए स्नेह पूर्वक एक धोल देते थे कि क्या तू पेट में गणित पढ़ता रहता है। यह नहीं छूटता कि अमराई में से होकर स्कूल जाना होता था और रास्ते में घंटा वाला पीपल पड़ता था। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। तेज सपाटे के साथ उसको देखे बिना हम रास्ता पार कर जाते थे। मैं कच्ची मिट्टी के घर में पैदा हुआ था। उसके आंगन के पश्चिम में एक बड़ा दलान था। उसी में गर्मी की दोपहरी अपनी दीदी के साथ खेलते हुए बिताई थी। एक दिन अदब की इमली खा रहा था। कोई आता दिखा, उसका बीज भी जल्दी में निगल गया। इमली कमबख्त होती ही ऐसी है कि उसके लिए जीव ललचा जाती है। उस समय दीदी मुझसे 3 वर्ष बड़ी थी। उसे चिंता हुई कि इसका बीज पेट में जमेगा, अंकुर बड़ा होगा, पेड़ बड़ा होगा, तब चोरी पकड़ी जाएगी। क्या किया जाए? कई दिनों तक नाना प्रकार के उपाय सोचते रहे, पर हम लोगों ने इस गोपनीय रहस्य को एकाध किसी को नहीं बताया। महीने के बाद विश्वास हो गया कि बीज कच्चा था, जमेगा नहीं। तो हम दोनों को बड़ी निश्चितता हुई। मेरे सामने ही नया मकान बना। मैं लकड़ी के खंभों और दरवाजों की नक्काशी घंटों देखता रहता था, बढ़ाई बताता रहता था। यह बेल है, यह कमल है, यह चिरई लिखा है, मैं चिरई चिखा है। मैं गटगट दूध पीता रहता था। मेरी घर के पश्चिम में कुमार का घर था। मिट्टी के घड़े, सकोरी, हाथी, घोड़े आदि गढ़े जाते थे। बड़ा कौतूहल था। चक्का नाचता था। गीली मिट्टी का लौंदा हाथ का स्पर्श पाकर कैसे कैसे आकर ले जाता रहा। पूर्व की तरफ शिवधनी अहीर का घर था। नागपंचमी का दिन मैं 4.5 वर्ष का था। मैं शिवधनी की बहू को टकटकी लगाए देख रहा था। शिवधनी ने कहा कि भाई साहब, इससे ब्याह करोगे? उसके कपड़ों के रंगों की जादू से प्रभावित होकर वह कह दिया, हाँ, इससे विवाह करूंगा। मैंने अपने बाबा से कह दिया कि मैं तो इस पचरंगी चुन्नी वाली से ब्याह करूंगा। बाबा ने कहा, चल पगले, तुम्हारे लिए नई दुल्हनिया ले आएंगे। पर मेरी जिद देखकर शिवधनी ने कहा कि भाई, अब तुम ही इसे रखो, पर यह ब्याह बड़ा महंगा पड़ा। आहिरनी तो फिर आहिरनी, मैं बड़ा हुआ पढ़ने जाता था तो अपने दरवाजे पर अपने बच्चे से कहती कि जाओ अपने बाबा से कपड़े लत्ते का खर्च लो। मैं शर्म से गड़ जाता। हाई स्कूल तक सारे रिश्तेदार लोगों ने मेरा अच्छा मजाक बना रखा था। मैं दौड़कर दरवाजे से निकल जाता, सोचता था कि कहीं मुठभेड़ ना हो जाए। पर उस गोपी ने नाम आज तक नहीं जानता। विवाहित हूँ। बहू के गांव में किसी भी दुल्हनिया या माँ के रूप में जानी जाती है। मेरा विवाह होने पर भी अपना हक कायम रखा। मेरी पत्नी को दही की दहेड़ी भेंट करने आई तो बोली कि आपकी मैं जेठ सोत हूँ। जब तक उस शर्मीले रिश्ते पर हंसी आने लगती थी, क्योंकि तब तक वह काफी प्रौढ़ हो चुकी थी। मुझसे 4 साल छोटी तो उसके बच्चे थे जो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे।
पर एक लंबे अरसे तक मेरी पहली भूल मुझे नाहक परेशान करती रही। यह मेरी सबसे बड़ी और पहली भूल थी। उत्तर की ओर एक और अहीर का घर था जिसका नाम सरजू था। अहीर गांव में कम रहते थे। उनका कुछ जादुई कारोबार था। उसकी पत्नी घर संभालती थी, जिन्हें पहले हम राजू की माई के रूप में जानते थे। फिर राजू रंगून बन गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो लखराज की माई के नाम से उसे जाना जाने लगा। बाद में लखराज की भी मृत्यु हो गई और उसको बाबू राम की अय्या दादी के नाम से पुकारा जाने लगा। शिवदनी की बहू के रिश्ते में तो केवल चिंता ही चिंता थी, पर लखराज की माई मेरी माई की सखी थी और जब तक जिंदा रहे तब तक उन्हीं की कमाई दही मैंने गांव में खाई। लखराज की माँ जैसी भी होता मेरे लिए बिना छेना सजाव दही कटोरे में नहीं दहेड़े में लाती। पता नहीं किस टेलीपैथी से उन्हें संदेश प्राप्त हो जाता। छुट्टियों में घर जाते ही वे दही लेकर हाजिर हो जाती। मेरे घर उस समय वे ही दही जमाती। आज की बात सोचता हूँ तो वह इमली का बीज लगता है। जिंदगी के लिए अम्लान लगाव के रूप में एक छतनार का पेड़ बन गया है। मैं इस पेड़ की लकड़ियों की समीधा बनाता हूँ तो वह निर्धुम जलती है। उसमें आंच काफी देर तक रहती। इसके पत्ते जब नए नए आते हैं तो लगता है सब कुछ हरा भरा हो गया है। पत्ते तो मुंह में ललक का पानी भर देते। ललक केवल स्नेह पाने के लिए नहीं, बल्कि ललक स्नेह देने के लिए। केवल अपने को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को पहचान में अपनी पहचान समाहित करने में है। मैं 9 वर्ष का था तभी दीदी चली गई, पर उसके स्नेह की छाया में आज भी झिरझिर बयार प्राणों के साथ एकाकार होती रहती। कुम्हार का चाक, बढ़ाई की रुखानी और दही की दहेड़ी ये पीछे छूटकर भी पीछे नहीं छूटे। कुछ ना कुछ नया आकर ग्रहण करने के लिए जिंदगी कितनी बार रोंदी गई, कितनी बार चाक पर चढ़ी, कितने रुपए उसने पाए, कितने रंग पाए और कितनी आंचों में पककर निकली तो कितनी नदियां कूपों के जल को उसने अपनी गंध से सुरभित किया, अपनी अग्नि तप काया से स्पर्श से शीतल किया। कुम्हार मुस्कुराता रहा, मिट्टी खींचती रही, भीगने से, पकने से, टूटने से। एक बड़ी कजरारी आंखों वाली शिशु बस चकित होता रहा। इतना अद्भुत, इतनी साधारण मिट्टी और ये रूपांतर। विधाता का चाक घूमता ही जा रहा है। उनका एक आवा बुझता नहीं कि दूसरा सुलगता रहता है। और प्यास है कि हजारों हजारों घड़ों से, सकोरों से बुझती नहीं, बढ़ई की रुखानी चोट पर चोट करती जा रही है। इतनी निछो चोट और इतना संभल कि कांट की जो बनावट अपनी है वह अनउभरी न रह जाए, कहीं ज्यादा चिंगी ना निकल जाए, कहीं संकलित फूल ना बिगड़ जाए, कहीं रेखा ना छूट जाए, रेखा ना कट जाए। बचपन में इस बात पर ही मुग्ध रहता था। अब चारों ओर देखता हूं कि पेड़ ठूठ हो गए हैं, छाया तना बन गई है, पल्लवन कुसुमन केवल दहन बन गया है और रस देने वाली, रस लेने वाली जड़ें उखड़ गई हैं। उनका उधर्वमुखी वितान भयभीत करने लगा है तो बढ़ई की याद आती है। वह इन सूखी जड़ों को श्यामल निकुंज बना सकता है और वह अपनी तेज रुखानी से छाया और आलोचक की संधि इस कांट के टुकड़े में स्थापित कर सकता है। बहुत सा ऐसा हिस्सा है जो बस जलने ही लायक है, कुछ तो ऐसा गठीला है वह तो सिर्फ सुलग सकता है, केवल धुआं करने लायक है, पर ना बढ़ई है ना उसकी रुखानी। अब बस रंधा है जो जिंदगी को चौरस करता जा रहा है। मैं जो चौरस होने के खिलाफ कुनमुना रहा हूं वह इसलिए कि मेरे मकान की चौखट गढ़ने वाला बढ़ई और उसकी रुखानी कहीं मेरे साथ है। हाँ, आज दही में वैसी जमावट ही नहीं,
शायद दूध उतना उफनता नहीं, शायद दहड़ी उतनी सेंधियाई नहीं जाती, शायद उतनी धीमी आंच के लिए उतना धैर्य नहीं दिखता, शायद ताप का ठीक ठीक अनुपात अब समझ में नहीं आता। पानियल सा दही जमता है, ऊपर से चीनी डालकर मीठा किया जाता है। अब मलाईदार दही पचता भी तो नहीं, बस शुक्र दुर्लभ तक की बड़ी नफासत के साथ पेश किया जाता है। मानो आधुनिक तंदुरुस्त बने रहो अभियान का वही जादू हो। लखराज की माँ की दही शायद उसकी उस वात्सल्यता की एक परिणति थी। यह शायद उस दही का स्वाद चखने वाले मन की उस आशंका से आता था जो अपने गांव घर की माँ की सकी अहिरिन की धुएं से आग से प्रवाहित आंखों के साइबान में जमाए जाने वाली दही के लिए घर आने के समय से खुद बुदाने लगती थी। ठीक ठीक तो हिसाब लगा नहीं सकता, इतना कह सकता हूं कि वह दही कहीं लगी हुई है, छूटती नहीं। आजकल तो दूध इतना शुद्ध है कि हंस आए तो झकने लगे, इतना बासी तिबासी है कि कब फट जाए कुछ पता नहीं। जामन की तो बात कुछ पूछने की नहीं, जैसा तैसा जामन बेसन बेमन से डाल दिया, जैसा तैसा फीका दही जम गया। यह दही बस स्वास्थ्य के नाम पर निगल जाता है। अब दही नहीं जमता, मन जरूर जम गया है। ऐसा जम गया है कि कोई भी ताप उसे पिघला नहीं पाता। जिंदगी में ताप कम नहीं है, पर मन है कि ज्वालामुखी के ऊपर बर्फ की चादर बना हुआ है। ऐसे में दही की स्निग्ध जमावट एकमात्र अवलंब है जो कहीं मन को प्रेरित करे कि जमना पिघलने के लिए होता है। पिघलकर असंख्य लोगों की शिराओं में रक्त की तीव्र धारा का प्रवाह बनने के लिए होता है। एक अजनबी शहर में रहता हूं जहां पर हर क्षण चौकन्ना रहना पड़ता है। कोई भय नहीं, बस लगता है कि अपनेपन का फैलाव कुछ गड़बड़ कर देता है। लगता है मुखौटी के बीच मुखौटा नुमा भाषा में एक क्षण भी चूक हुई कि नकली जिंदगी का सुख छिन जाएगा। इस शहर में हर तरफ से दबाव में कहीं साहस बचा हुआ है कि बिना मुखौटे डाले शहर में निकलो। दीन हंसी से शानदार उदासी गर्व करने की वस्तु है। मानता हूं गांव घर की उस माँ सरीखी लखराज की माई के दही पोषित होने का यह परिणाम है। मैं अगर अजनबी शहरों और परिवेशों में आत्महत्या की पुकार लगा पाता हूं तो इसलिए कि मेरा एक गांव घर ऐसा है जो बराबर मेरे साथ है और मैं हताश होना चाहूंगा तो भी होने नहीं दिया जाऊंगा। उस गांव घर के कारण ही मैं कहीं भी रहूं बेघर नहीं होने पाऊंगा। सभी प्रकार की वनवास आवास बनते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने जो भी पौराणिक घर अथवा गांव के घर है या जहां हमारे माता पिता हमारा बचपन बीता है, हमें उस घर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।